देखिए भाई, अभी जैसे मैंने कल सीखा था बुद्ध धर्म, ठीक। बुद्ध धर्म आपका पूरी तरह से कंप्लीट रहा। बौद्ध धर्म आपका कंप्लीट रहा, ठीक है। मैंने आपको ये सब सिखा दिया था कि बुद्ध के पहले कौन क्या थे, ठीक है। सारी जानकारी मैंने आपको दे दी थी। बुद्ध के जो सारथी था उसका नाम क्या था? चन्ना था। चन्ना को हम छंदक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चन्ना को हम छंदक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इन बातों का आप विशेषता ध्यान रखे रहेंगे। अब हम देखते हैं बुद्ध का अंतिम स्वरूप। जैसे एक आपका देखा जाए, बौद्ध धर्म कितने भागों में बटा था? 2 भागों में बटा था, हीनयान और महायान। बाद में महायान शाखा 2 भागों में बट गई थी, जिसमें मैंने देखा था, अभी देखो बाद में, ठीक है। एक है बौद्ध संगीतियाँ। देखो बौद्ध संगीतियाँ क्या होती हैं? एकदम आसान, वेरी आसान, ठीक है। बौद्ध संगीतियाँ, बौद्ध का मतलब बौद्ध धर्म के विकास या प्रचार प्रसार के लिए जो भी संगोष्ठी या समिति या मीटिंग की जाती थी, वही संगीत है। समझ जाओगे ना। इनमें बहुत थोड़ा अंतर होता है कि मीटिंग क्या मतलब कि समिति क्या होता है और संगोष्ठी क्या होता है, कॉन्फ्रेंस क्या होते हैं, सब थोड़ा थोड़ा अंतर है। इनमें फिर कभी बता देंगे, समझ जाएंगे ना थोड़ा थोड़ा। तो देखो, इसमें 4 बौद्ध संगीतियाँ आयोजित किए। कितने? 4, जो अलग अलग राजाओं के शासनकाल में हुई। स्थान भी अलग अलग है, सब कुछ अलग अलग है। तो इन्हीं को हम देखते हैं। तो बौद्ध की यानी बुद्ध की 4 बौद्ध संगीतियाँ। तो बुद्ध का देहावसान कब हुआ था? आपने सीखा था 483 ईसा पूर्व में, ठीक है। मल्ल गणराज्यों के मल्ल गणराज्य के अंतर्गत हुआ था। फिर मैंने सीखा था, अच्छा एक सवाल आपसे है, क्या बुद्ध के जीवन से आम का वृक्ष संबंध रखता है? नहीं, लेकिन ध्यान रहे इनका जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी वन में हुआ था। लुम्बिनी वन में वट वृक्ष के नीचे हुआ था। अगर कभी पूछ लिया लुम्बिनी जो वन है वो कौन सा किस वृक्ष का बगीचा था, वो आम के वृक्ष का बगीचा था। ध्यान रखेंगे किसका? जो लुम्बिनी वन है, लुम्बिनी वन पूरी तरह से जो बगीचा था ये आम का था। किसका? आम का। और उसी आम के बगीचे में एक बरगद का वृक्ष था, यानी वट वृक्ष था, उसके नीचे इनका जन्म हुआ था। इस बात को समझ जाओगे ना। तो पेपर में आता है भाई कि कौन संबंधित नहीं है, तो आम का वृक्ष इनके जीवन से प्रत्यक्षता संबंधित नहीं है। समझ जाओगे ना। बाकी जम्बू है, वट है और पीपल है। तो आइए देखते हैं चतुर्थ 4 बौद्ध संगीतियाँ। तो देखो 4 बौद्ध संगीतियाँ इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, पेपर में सबसे ज़्यादा सवाल यहाँ से आता है, ठीक है। तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन बुद्ध के मृत्यु के पश्चात ही 483 ईसा पूर्व में राजगृह, स्थान है राजगृह, राजगृह में सप्तपर्णी नाम की गुफा है। राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में अजातशत्रु के शासनकाल में, अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक है, ठीक है। इसका मूल नाम कुणिक है। क्या नाम है? कुणिक है। इसके शासनकाल में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ऋषि ने की थी। समझ जाएंगे किसने? महाकश्यप ऋषि ने की थी। इनको लिखा कैसे जाएगा, मेंस में कैसे लिखा जाएगा, आप ये भी जानना है। बीए कोई करता है, एमए करता है, उसमें कैसे लिखा जाएगा, ऐसे ही। इससे पूरी टेबल बना दो आप, ठीक। पन्ना भरने के लिए क्या होता है, लिख दीजिए। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन बुद्ध के मृत्यु के पश्चात 483 ईसा पूर्व में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हर्यक वंशी शासक अजातशत्रु के शासनकाल में, ठीक है, महाकश्यप की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इतने 2 लाइनें भर गई? नहीं भर गई? समझ में आई बात? फिर उसके बाद लिखो द्वितीय बौद्ध संगीति। लिखो द्वितीय बौद्ध संगीति का हेडिंग डाल दो, बढ़िया बन जाएगा, ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली 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 के शिशुनाग वंशी शासक कालाशोक के नेतृत्व में सर्वकामी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। तो बताओ द्वितीय बौद्ध संगीति कब आयोजित हुई? 100 साल घटा देना, 383 में। स्थान वैशाली, राजा कालाशोक शिशुनाग वंश का शासक, ठीक है, और अध्यक्ष सर्वकामी। कन्फर्म। फिर लिखो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 251 ईसा पूर्व में, 251 ईसा पूर्व में, ठीक है, पाटलिपुत्र। तो और बढ़ा चढ़ा कर करना, हाइपरबोलम लिखिए। द्वितीय बौद्ध संगीति तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 251 ईसा पूर्व में, ठीक है, अजातशत्रु का पुत्र उदयन के द्वारा स्थापित पाटलिपुत्र में अशोक के यानी मौर्य वंशी शासक अशोक के समय मोगल पुत्र तिस्य की अध्यक्षता में संपन्न हुई। कन्फर्म हुआ?
आगे, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन प्रथम सदी में कुंडलवन, लिखिए कश्मीर के कुंडलवन में कुषाण वंशी शासक कनिष्क के शासन काल में वसुमित्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इसका उपाध्यक्ष अश्वघोष था। बताओ, ये सारी जानकारी आपको पता रहेगी? आपको ये सारी जानकारी पता होना चाहिए। कन्फर्म? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति, इसी चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ गया। एक का नाम है हीनयान, एक का नाम है महायान। ठीक है, हीनयानी जो होते थे वो बुद्ध को महापुरुष मानते थे, महायानी जो होते थे बुद्ध को ईश्वरीय अवतार मानते थे। और बाद में जो आपका महायान है, महायान शाखा भी दो भागों में विभाजित हो चुकी। एक का नाम है शून्यवाद, एक का नाम है विज्ञानवाद। क्या नाम? एक का नाम है शून्यवाद और एक का नाम है विज्ञानवाद। समझ जाएंगे? शून्यवाद और विज्ञानवाद। शून्यवाद का प्रवर्तक जो माना जाता है ये नागार्जुन को माना जाता है। किसे? नागार्जुन को माना जाता है। शून्यवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो शून्यवाद का प्रवर्तक नागार्जुन को माना जाता है। ये लोग मध्यम मार्गी विचारधारा पर काम करते रहे और जो विज्ञानवाद है ये लोग आध्यात्मिक जीवन पर बात करते रहे। इन लोगों ने कहा कि अध्यात्म जरूरी है, अर्थात अध्यात्म मतलब योगाचार। क्या? योगाचार। क्योंकि बुद्ध ने जीवन सीखा था योगाचार। योग दर्शन की प्रेरणा किससे मिली थी? बुद्ध ने योग की शिक्षा किससे ली थी? अलार कलाम या उद्रक से। तो उद्रक रामपुत्र से उन्होंने योग की व्यवस्था सीखी थी। तो यह विज्ञानवाद कहता था योग जरूरी है और शून्यवाद कहता था भैया नहीं, मध्यम मार्गी विचारधारा जरूरी है। और बुद्ध ने दोनों काम किया था। ठीक है, योग भी किया था और बुद्ध ने यह भी कहा था कि किसी भी चीज़ को करने के लिए हमें अपने शरीर को तप्त करने की आवश्यकता नहीं है। हम ऐसा काम करें जिससे हमारा शरीर व्यवस्थित बना रहे। नहीं पता लगे आप इतनी तपस्या करते रहे कि एक दिन जो है सूख करके कांटा हो जाओ, मर जाओ, कोई मतलब नहीं। समझ पा रहे हैं ना? कुत्ते भी नहीं पूछेंगे, ऐसा होता है। ठीक, तो आप ध्यान रखेंगे। तो शून्यवाद के प्रणेता कौन? नागार्जुन। नागार्जुन वही हैं जिन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया, अर्थात इन्हें जो है भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। तो सोच के देखो, पहले कौन आइंस्टीन पैदा हुआ गधा कि जो है नागार्जुन पैदा हुआ? तो इन अंग्रेज गधों को कौन समझाए? ये लोग हमारी चीज़ को अपना बना ली। समझ जाएंगे ना? लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम सुधरे तो हमारे आपकी शिक्षा कुछ तो सीखे तो समझ जाएंगे। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। और विज्ञानवाद जो है मध्यम मार्गी विचारधारा पर काम करता रहा। इस बात को समझ जाएंगे। यहीं से मैंने बताया था एक वज्रयान आया था, महायान ही टूट गया था। वज्रयान इसमें कहा था कर्मकांडी विचारधारा बन गई। तो कैसे? वज्रयान महाशाखा बन गई। ध्यान रखोगे, इनको आप ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से जो बुद्ध है, बुद्ध के विषय में, बुद्ध आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते थे बल्कि पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। और जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्वजन्म की कहानी मिलती है। बुद्ध के पूर्वजन्म की कहानी कहाँ देखने को मिलती है? जातक कथाओं में। ठीक है, प्रारंभ में संघ में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था, लेकिन आनंद के अनुरोध पर संघ में स्त्रियों की भी प्रवेश की अनुमति दी गई। इस प्रकार इनकी प्रथम शिष्या इनकी मौसी प्रजापति गौतमी थी और नगरवधु आम्रपाली इनकी दूसरी शिष्या बनी। समझ जाएंगे ना? आम्रपाली का पुत्र कौन था? मैंने बताया था। ठीक है, चलो अब इस प्रकार से हम बुद्ध को रोकते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। समझ जाओगे ना? कोई समस्या? आज महायान शाखा को मानने वाले जो हैं उनमें आपका भूटान आता है, लंका आता है, ये प्रमुख देश हैं। ठीक है, ये लोग शांतवादी विचारधारा के होते हैं। और हीनयान मानने वाले आपका जापान है, आपका चाइना है, इस प्रकार के बहुत सारे देश हैं, थाईलैंड है। ये सब क्या हैं? ये महायान वो हीनयान शाखा को मानते हैं। समझ जाएंगे ना? चलो अब हम आगे जानकारी देते हैं। इसी तरह से मिलता जुलता ही एक और धर्म है जिसका नाम है जैन धर्म। ठीक, इसकी थोड़ी सी जानकारी एकदम एग्जाम की दृष्टि से हम देख लेते हैं। समझ जाएंगे? चलो हेडिंग डालेंगे आप सभी, जैन धर्म। क्या? जैन धर्म।